ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है और फटाफट शुरू हो जाइए और मेरे को जवाब बताइए क्या होगा। थोड़ा सा ब्राइटनेस जो है तो एडजस्ट कर देता हूँ। चलिए, आई थिंक आपको क्लियर है, आपको विजिबल है, विजिबिलिटी में कोई भी इशू नहीं है। चलिए, क्लियर है। या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आनंद, गुड मॉर्निंग। चलिए, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। व्हाट विल बी द आंसर? चलिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन? क्वेश्चन है भारत के संविधान के शोषण के विरुद्ध, है ना, शोषण का विरुद्ध अधिकार, दैट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये तो आंसर, इसके आंसर्स आने चाहिए मेरे पास। चलिए, सुमित सिंह सर ऑप्शन नंबर सी है, प्रिया इज ऑल्सो सिंह सर ऑप्शन नंबर सी है। बाकी लोग भी जवाब बताइए। विजय वर्मा ने भी कहा है सर सी है ऑप्शन नंबर। ठीक है, चलिए चेक करते हैं इसमें। क्वेश्चन है भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अगर फ्रेंड्स आपको याद हो तो शोषण के विरुद्ध अधिकार बेसिकली क्या है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। और आर्टिकल नंबर अगर आप देखें तो इसके लिए संविधान में फंडामेंटल राइट्स की अगर मैं बात करूं तो शोषण के विरुद्ध अधिकार रोकने के लिए जो है आपको दो अनुच्छेद देखने को मिलते हैं, आर्टिकल नंबर 23 और आर्टिकल नंबर 24। अनुच्छेद नंबर 23 और अनुच्छेद नंबर 24 ये आपको देखने को मिलते हैं, जहां पर फ्रेंड्स बात की गई है शोषण के विरुद्ध अधिकार की। तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन किसमें है? आर्टिकल नंबर 23 और 24 के अंदर। ठीक, चलिए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार है? पहला है, और हमें क्या चाहिए इसमें? हमें सही कथन चाहिए। वी वांट करेक्ट स्टेटमेंट। चलिए, क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, आंसर देखते हैं। मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, है ना। बॉन्डेड लेबर, बॉन्डेड लेबर और जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की अगर बात करें तो बॉन्डेड लेबर हो गया, ह्यूमन बॉडी ट्रेड हो गया, इसको पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट किया गया है। तो बिल्कुल सही बात है, बॉन्डेड लेबर को बिल्कुल जो है फोर्स किया गया। बंधुआ मजदूरी, देखिए बंधुआ मजदूरी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लेते हैं आपने मेरे से कोई कर्ज वगैरह ले रखा था, है ना, आपने मेरे से कोई कर्ज वगैरह ले रखा था और आप मेरे कर्जे का पैसा वापस नहीं कर रहे हो, ठीक है, या आपको मैंने काम पर रखा हुआ है और आप मेरी कोई लायबिलिटी है आपके ऊपर, है ना, आप कोई लायबिलिटी ले रखे हो, मेरा कोई पैसा वैसा ले रखे हो और उस केस में मेरे को उसकी वसूली करनी है, तो मैं क्या करता हूँ? आपसे जबरदस्ती आपको अपना बंधुआ मजदूर बना लेता हूँ। उस केस में मैं करूंगा क्या? बंधुआ मजदूर का मतलब क्या हुआ कि मैं आपसे अपने यहाँ पर काम कराऊंगा, है ना, और आपको जो है आपको एक भी पैसे नहीं दूंगा और तब तक काम कराता रहूंगा जब तक मेरा जो पैसा आपने ले रखा है वो अदा ना हो जाए, है ना, मतलब वो पैसा वसूल ना हो जाए। तो इसको बॉन्डेड लेवल बंधुआ मजदूरी कहते हैं। अगर आपने एक मूवी देखी हो माउंटेन द मांझी मैन, उसमें दशरथ मांझी की अगर बात करें तो दशरथ मांझी जो है वो कहीं ना कहीं जो है बॉन्डेड लेबर जो है उसके पेरेंट्स रहते हैं ना। तो बंधुआ मजदूरी का आजादी से पहले इसका काफी ट्रेंड था। यहाँ पर संविधान पूरी तरह से अधिकार देता है बंधुआ मजदूरी को रोकना, बॉन्डेड लेबर को रोकना, फोर्स्ड लेबर रोकना। बेगारी, बेगारी मतलब आपसे कोई फ्री में काम नहीं करा सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे कोई काम करा ले और आप उसको बदले में सैलरी ना दे या पैसे नहीं दे। नहीं, बेगारी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये चीजें बिल्कुल रोकी गई हैं। अगला है अस्पृश्यता का अंत। आपको यार पता है अस्पृश्यता का अंत, एलिमिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इस शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंदर नहीं आता। अस्पृश्यता का अंत या फिर राइट एलिमिनेशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये तो अनुच्छेद 17 के अंदर आता है और ये समानता के अधिकार के अंदर आता है। तो ये तो सीधी सी बात है, नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो होना ही नहीं है। अगला अगर बात करें अल्पसंख्यकों की हितों की सुरक्षा, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात जो है इंटरेस्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल नंबर 29 और 30 के अंदर है। अनुच्छेद नंबर 29 और 30 के अंदर है अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए, उनके सांस्कृतिक और उनके जो है शैक्षणिक और जो है उनकी रक्षा के लिए यहाँ पर काम किया गया। तो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा भी की भी बात यहाँ पर नहीं की। अगला है कारखाने और खदानों में बच्चों के लिए नियोजन का निषेध, है ना। जो हैवी इंडस्ट्रीज है, जो खतरनाक काम है, उसमें जो है बच्चों को आप काम में नहीं लगा सकते। इस बात को अनुच्छेद 24 के अंदर लिखा हुआ है। तो अनुच्छेद 24 के अंदर ये बात बिल्कुल सही है कि कारखाने और पटाखे वगैरह इस तरह की जो खतरनाक फैक्ट्रियां हैं, है ना, भारी उद्योग वगैरह है, इनमें बच्चों को काम में आप नहीं लगा सकते। तो अनुच्छेद 24 के तहत चौथा ऑप्शन हो गया। और अनुच्छेद 23 में मानव देह व्यापार मानव तस्करी, ह्यूमन जो है ट्रैफिकिंग है, आपका कोई जो है उपहास नहीं कर सकता, आपको जो है कोई परेशान नहीं कर सकता। तो ये सारी चीजें हैं, हरासमेंट नहीं हो सकता, शोषण नहीं हो सकता। तो नीचे ऑप्शन नंबर 1 और 4। चलिए, बहुत अच्छी बात है, काफी लोगों ने आप में से करेक्ट आंसर बताया है। ठीक है, गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छा। चलिए, आप में से काफी लोग बिल्कुल सही जवाब बता रहे हैं।
एंड दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर 23 और 24 के अंदर जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात किया गया है। और चूंकि यहाँ पर शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में बात किया गया तो यहाँ पर पॉइंट्स ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं बीच बीच में साइड हो जाता हूँ, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ऑप्शंस के लिए। ठीक है, लेकिन जो कि आपको पीडीएफ मिल ही जाती है, तो अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं भी लेते हैं तो भी आपका जो है काम जो है बिल्कुल चल जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इतने पॉइंट्स आपको सभी को क्लियर हैं। दैट्स ग्रेट। चलिए, इतने पॉइंट्स हम सभी को अच्छे से समझ में आ गए हैं। दैट्स गुड वन। चलिए अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, अगला क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? मतलब ऐसा कौन सा केस है, ऐसा कौन सा मैटर है जिसको सुप्रीम कोर्ट भी हैंडल करता है और हाई कोर्ट भी हैंडल करता है? मैंने इतनी बात बता दी है तो आप पक्का मेरे को सही जवाब बता दोगे इसमें, विदाउट एनी सेकंड थॉट यू विल गिव मी द करेक्ट आंसर। बिना कुछ सोचे आप मेरे को इसका सही जवाब बिल्कुल बता सकते हो, इसमें कोई भी समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए ना। और इसको गलत मत बताना, इसको गलत मत बताना बिल्कुल भी। चलिए बताइएगा। चलिए बहुत अच्छा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। पहला, केंद्र और राज्य के विवाद, सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट है इसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है ना। इन 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 मैटर्स को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है, तो सुप्रीम कोर्ट इनको सुप्रीम कोर्ट जो है इनको हैंडल करता है। तो ये वाला तो होगा नहीं, है ना। केंद्र और राज्य के बीच में विवाद डायरेक्ट इसको सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है, इसको डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट हैंडल करता है, और राज्य वालों का इसमें बात मतलब ही नहीं। राज्य के बीच विवाद, स्टेट स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है, तो है ना, तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जो है हैंडल कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण, अंतरराष्ट्रीय और नदियों पर विवाद, तो इसमें ट्राइब्यूनल्स जो है सेटअप किए जाते हैं इसके लिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण, फंडामेंटल राइट्स की जब प्रोटेक्शन की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के दोनों आपको बिल्कुल सपोर्ट करते हैं, दोनों के दोनों आपको बिल्कुल मदद करते हैं। कैसे? अगर आपको याद हो फ्रेंड्स, अनुच्छेद नंबर 32 के तहत जिसमें संवैधानिक उपचार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिया हुआ है, संवैधानिक उपचार दिया है, इसके तहत आपके मूल अधिकारों के हनन पर आपको सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट करता है, सुप्रीम कोर्ट आपको मदद करता है। और अगर आपको याद हो, अनुच्छेद नंबर 226, आर्टिकल नंबर 226 के तहत आपको हाई कोर्ट जो है मूल अधिकारों के हनन पर आपकी हाई कोर्ट मदद करता है। दैट मींस इन केस ऑफ अ फंडामेंटल वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, आपको फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों के प्रोटेक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों लोग एक साथ काम कर सकते हैं, एंड वी कैन यूज बोथ द थिंग्स। ठीक है, तो ये दोनों अनुच्छेद बिल्कुल जो है दिमाग में बैठा के रखिए, दीज टू आर्टिकल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद कितना है? 124 है। सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद कितना है? 124, और एक को इसी बीच में डाल दीजिए, बन जाएगा 214। तो हाई कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है? 214, जिसके तहत हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है, और सुप्रीम कोर्ट 124 के अंदर। चलिए, तो ये बात हम सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई है, और ये पॉइंट्स अगर हमको क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन देखते हैं, अगला पॉइंट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसको पढ़िए, क्वेश्चन आप पढ़ा करिए, है ना, क्योंकि मेरे पढ़ने से फायदा नहीं होने का। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिलेगी। आप क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए बिल्कुल। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। क्वेश्चन है, भारत में रहने वाले एक अमेरिकी नागरिक को किस मूल अधिकार का दावा नहीं कर सकता? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अगर वो ट्रिक आपको याद हो, अगर आपको ट्रिक वो याद हो, तो यहां पर वो ट्रिक आराम से आप छाप सकते हैं। ठीक है, बताइए, बताइए यहां पर क्या आंसर होगा। चलिए, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों का आंसर आ रहा है। धन्यवाद अजय, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सुमित सिंह सी, अखिल सिंह सी, बाकी लोग बताइए भाई। 20 लोग कनेक्टेड हो, फटाफट आंसर बताओ तुम लोग। देखो आंसर बताओगे, कनेक्टेड रहोगे, कुछ गलत बताओगे और फिर से सही करोगे,
तभी आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। मनदीप इज सेइंग डे। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 15, 16, 19, 29, 30 लिखने से फायदा नहीं है, आपको ऑप्शन पहचानना है। अरे यार तुम लोग ऐसा करोगे, तुम लोगों को ट्रिक पता है फिर भी आंसर गलत बता रहे हो, सारे के सारे, लगभग सारे के सारे गलत आंसर दे रहे हो, लगभग सारे के सारे जो है सबके सब गलत आंसर दे रहे हो। अब भाई ऐसा क्यों गलत आंसर दे रहे हो? क्योंकि तुम कंसेप्ट नहीं लगा पा रहे हो इसमें। देखिए मैंने आपको बताया था, सीधी सी बात है, आसान सा ट्रिक आपको मैंने बताया था, 15, 16, 19 और 29 और 30, मतलब आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल वो अधिकार है जो केवल और केवल भारतीय लोगों के लिए हैं। ये केवल वो अधिकार हैं दैट इज ओनली फॉर इंडियंस, केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए हैं, ओनली फॉर इंडियंस हैं। बाकी के जो मूल अधिकार है, बाकी के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं, बाकी के सभी लोगों के लिए उपलब्ध है। अब थोड़ा सा दिमाग खोल के इसको पढ़ते हैं। पहला है व्यापार और पेशे की स्वतंत्रता, राइट टू पार्टिसिपेट, राइट टू चूज एनी प्रोफेशन, राइट टू डू द बिजनेस। अगर आपको याद हो, आर्टिकल नंबर 19 का क्लॉज कहता है, आर्टिकल नंबर 19 का जो क्लॉज कहता है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 19 का जो 6 क्लॉज कहता है, वो कहता है आपके पास व्यापार करने की स्वतंत्रता है, राइट टू डू फ्रीडम, आप अपना पेशा चुनिए, अपना व्यापार चुनिए और आराम से करिए। और ये बात किसके अंदर आती है भाई? ये बात तो आर्टिकल नंबर 19 के अंदर आती है। तो सीधी सी बात है, ये केवल और केवल भारतीयों के लिए, अमेरिकी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, वो आके यहाँ पर कोई भी बिजनेस, व्यापार, पेशा वगैरह नहीं कर सकते सीधे। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लेकिन बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं जो आप गलत कर रहे हो। देखिए, कानून के समक्ष समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, अनुच्छेद नंबर 14, आर्टिकल नंबर 14 फंडामेंटल राइट के अंदर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ है। इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, दोनों बातें इसमें कही गई हैं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून के समक्ष समानता, कानून का समान संरक्षण। अरे विदेशी नागरिक को छोड़ो, हम तो जो आतंकवादी है जो यहाँ इतने सारे लोगों को मार देता है कसाब, उसको भी हम कानून के समक्ष बराबर अधिकार देते हैं, और उसको अपने बचने के जितने भी उसके पास हथकंडे हो सकते हैं, उसको अपनी बेगुनाही साबित करने के सारे मौके देते हैं। तो ये कानून के समक्ष समानता भाई विदेशी नागरिक तो छोड़ो, हम तो आतंकवादी तक को देते हैं। तो इसमें तो ये सवाल ही नहीं उठता कि ये ऑप्शन सही होगा। अगला, मतलब ये ऑप्शन जो है इसको तो हम देते हैं, है ना। इसमें पूछा है कौन सा दावा नहीं कर सकता, है ना, नहीं वाली बात की जाती है, तो ये तो मिलता है विदेशी वालों को, कोई दिक्कत नहीं। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल नंबर 21, हमारा संविधान सबको जीवन जीने का अधिकार देता है ना। आप अगर किसी विदेशी नागरिक को भी मारते पीटते हो तो पुलिस उठा के सीधे आपको जेल के अंदर कर देगी। उसमें ये नहीं सर वो तो अमेरिका का था, हमने उसको मार दिया, कोई दिक्कत नहीं, उसको जीवन जीने का अधिकार नहीं है, उसकी आजादी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये भी गलत है, ठीक। जीवन और व्यक्तिगत, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद नंबर 25 से लेकर अनुच्छेद नंबर 28 तक है। और आपको पता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारे देश में सभी लोगों को, इवन अगर कोई विदेशी भी किसी दूसरे धर्म का है, किसी दूसरे रिलीजन का है, तो उससे धर्म बेसिस पर, रिलीजियस बेसिस पर, रेसिज्म बेसिस पर, है ना, उसके वंश के हिसाब से, उसकी जाति के हिसाब से, उसके धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दावा नहीं कर सकता, तो किसके लिए केवल विदेशी व्यक्ति दावा नहीं कर सकता? व्यापार और पेशी की स्वतंत्रता। फिर से मैं कह रहा हूं, दिमाग में बैठा लीजिए, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, गलत मत करिएगा। 15, 16, 19 और 29, 30, 15, 16, 19, 29 और 30, ये वो आर्टिकल्स हैं, these are the articles, these are the fundamental rights that is only available for the Indian citizenship, for the Indian peoples only, for the Indians only, केवल भारतीय नागरिकों के लिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं जिन लोगों के गलत आ गए होंगे उनके जो है बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और अगले क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए आराम से। बताइए इसका आंसर क्या होगा?
फटाफट कमेंट करिए और आंसर बताइए मेरे को, इसका आंसर क्या होगा। चलिए कुछ आंसर आ रहा है मेरे पास, ए डी सी ए। चलिए काफी आंसर्स मिक्स आ रहे हैं, काफी मिक्स आंसर आ रहे हैं मेरे पास। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पूछा गया भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान क्या देता है, अप्रूवल देता है, परमिशन देता है किसकी, केवल धार्मिक अल्पसंख्यक की, ओके, केवल भाषाई अल्पसंख्यक की, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक की, धार्मिक भाषाई और जाति अल्पसंख्यक की। अगर आपको याद हो, हमारे देश में धार्मिक स्तर पर और भाषाई स्तर पर अल्पसंख्यकों की बात की गई है, जातिगत स्तर पर अल्पसंख्यकों की बात नहीं होती, जाति स्तर पर अल्पसंख्यक की बात नहीं होती। माइनॉरिटीज जो है वो रिलीजियस बेसिस पर हो सकते हैं, माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक हो सकते हैं, किसी धर्म के कुछ लोगों की अगर संख्या कम है तो माइनॉरिटीज के कैटेगरी में आ जाएंगे, वो अल्पसंख्यक हो सकते हैं। और भाषाई आधार पर भी हम अल्पसंख्यक जो है बिल्कुल चुन सकते हैं। अगर आपको याद हो संविधान का अनुच्छेद, फंडामेंटल राइट्स के अंदर अगर बात करोगे तो अनुच्छेद 29 और 30, इसमें जो अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, जिसमें शैक्षणिक और कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स की बात की गई है, जो अल्पसंख्यक यहाँ पर जो चर्चा की गई है, अल्पसंख्यक की माइनॉरिटीज की जो बात कही गई है, उसके अंदर केवल और केवल हम धार्मिक और भाषाई स्तर पर भाषाई बेसिस पर, धार्मिक आधार पर और भाषाई आधार पर अल्पसंख्यकों को क्लासिफाई करते हैं। केवल धार्मिक आधार पर गलत है, केवल भाषाई आधार पर गलत है। धार्मिक, भाषाई और जाति अल्पसंख्यक नहीं होता, जाति अल्पसंख्यक नहीं है। जाति के आधार पर हम जो है कुछ सरकार रिजर्वेशन वगैरह प्रोवाइड करती है, बट दैट इज जाति माइनॉरिटी नहीं होती है, ठीक है। धार्मिक और भाषाई आधार पर जो है आपको जो है क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है इसमें, धार्मिक और भाषाई आधार पर। चलिए काफी लोग जो है इसमें जो है मिस्टर किंग खान जो है सी, काफी लोग डी बता रहे हैं, जाति अल्पसंख्यक नहीं होते हैं, है ना, ठीक है। ध्यान रखिएगा, केवल और केवल धार्मिक आधार पर, रिलीजियस बेसिस पर और लिंग्विस्टिक बेसिस पर, भाषाई आधार पर, ठीक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपके लिए बच्चों वाला क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल आप इसका सही जवाब बता सकते हैं, मतलब इसको बहुत ही आसान आसान तरीके से अगर आप बता सकते हैं, अगर आपने पॉलिटी थोड़ा सा भी पढ़ा है तो इसका आंसर मेरे को बताने की जरूरत मैं उम्मीद करता हूं नहीं पड़ेगी। फिर भी आप आंसर बता दीजिए मेरे को, देखते ही फटाफट छाप दीजिए क्या होगा आंसर। पवन, आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई, ये कहा गया है कि आप भेदभाव नहीं करेंगे, ये नहीं कहा गया कि इन आधार पर बांटा जाएगा, क्लासिफिकेशन बांटा जाएगा। ये तो सभी लोग छाप दो फटाफट, हाँ सर। अब देखिए कितने सारे आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, कितने सारे आंसर आ रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, ये तो बिल्कुल आपके लिए एक तरह से हलवा था जो खाना था बिल्कुल हमें। वर्णन संविधान के हृदय और आत्मा के रूप में किया गया है, दैट मीन्स भीमराव अंबेडकर ने इनमें से कौन सा ऐसा पर्टिकुलर ऑप्शन है जिसका जो है डिस्क्रिप्शन उन्होंने आत्मा एवं हृदय की तरह का है। तो संवैधानिक उपचार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल नंबर 32, अनुच्छेद 32 के अंदर आपको 5 तरह के रिट्स जारी करके संवैधानिक उपचारों के जरिए आपके मूल अधिकारों को प्रोटेक्ट करने के लिए काम किया जाता है। अगर एक क्वेश्चन पेपर में ऐसा भी पूछा जाए, मूल अधिकार को मूल अधिकार बनाने वाला जो मूल अधिकार है वो कौन सा आर्टिकल नंबर है, तो अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को मूल अधिकार बनाने वाला जो मूल अधिकार है वो अनुच्छेद 32 है। अनुच्छेद 32 कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जो है फंडामेंटल, इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इशू द रिट। सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के रिट या लेख जो है जारी कर सकता है, इसमें हैबियस कॉर्पस हो गया, मेंडमस हो गया, और क्यू वारंटो हो गया, प्रोविजन हो गया, शेरसरी हो गया, ऐसे 5 तरह के रिट जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किया जा सकते हैं। अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके हाई कोर्ट रिट नहीं जारी करता, हाई कोर्ट के लिए 226 का अनुच्छेद है, ठीक है। चलिए ये तो अभी हमने देखा, नेक्स्ट वन। ओके दैट्स ग्रेट। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मेरे को, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा।
क्वेश्चन को पढ़िए और फिर आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए मैं देखता हूं इसका आंसर क्या होगा। सभी लोग आंसर बताइए। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र, गुड मॉर्निंग। सभी लोग कनेक्ट हो जाइए, फटाफट आंसर बताइए। भाई आप लोग सेशन को थोड़ा सा शेयर वगैरह भी कर दिया करिए ताकि और बच्चे भी जुड़ जाया करें, है ना, हम लोगों से। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत सारे लोग बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा, है ना। अगर समझ में ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थोड़ा सा देखते हैं इसमें सेकंड ऑप्शन तो हमें जो है समझ में आ रहा होगा, फर्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं क्या है। चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। संविधान का अनुच्छेद 20 आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 बहुत एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो इवन इन केस ऑफ इमरजेंसी आपातकाल की परिस्थिति में भी सस्पेंड नहीं होता है। हम सभी को पता है आर्टिकल नंबर 359 भी अगर राष्ट्रपति उसके तहत मूल अधिकारों को सस्पेंड करने की कोशिश करता है तो उसमें 20 और 21 सस्पेंड नहीं होते, उसमें 20 की बात यहां पर चल रही है। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। यह राज्य को किसी भी पूर्वव्यापी कानून बनाने से रोकता है। अब इसमें शब्दों का थोड़ा सा खेल है, देखिएगा। इट प्रोविड्स द स्टेट, स्टेट मतलब सरकार, है ना, चाहे वो सरकार मतलब देश को या सरकार को, फ्रॉम इंटेक्टिंग एनी एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। जब आप इस आर्टिकल को पढ़ते हैं, इस अनुच्छेद को पढ़ते हैं, तो सही बात है, इसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक लिखा है कि सजा अपराध के समय के कानून के हिसाब से दी जाएगी, पहले के कानून के हिसाब से सजा नहीं दी जा सकती। ये आपने बिल्कुल सुना होगा। जैसे आज मैंने कोई अपराध किया और आज मान लेते हैं मर्डर करने की जो सजा है मान लेते हैं 10 साल की है, और वही मर्डर करने की सजा पहले 20 साल की हुआ करती थी, और मर्डर मैंने आज किया है और आज के कानून के हिसाब से अगर 10 साल की सजा है तो मेरे को 10 साल की सजा दी जाएगी। ना आप आगे वाली कोई सजा लागू कर सकते हैं, ना पीछे वाला कोई कानून लाके मेरे पर थोप सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। नो एक्सपोर्ट पोस्ट फैक्टो लॉ, ये बात बिल्कुल सही है। कोई पिछले कानून के हिसाब से, है ना, पिछले कानून के हिसाब से आप मेरे को सजा नहीं दे सकते। बट दैट इज ओनली इन केस ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज। वो केवल और केवल क्या है, क्रिमिनल एक्टिविटी के केस में है, केवल और केवल क्रिमिनल एक्टिविटीज के केस में है। लेकिन यहां जब आर्टिकल आप ये पढ़ते हो तो इसमें ये कह रहा है राज्य को किसी भी, ये कह रहा है कि सरकार किसी भी मामले में पुराने कानून को आगे लागू नहीं कर सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे संविधान लागू होने के बाद आर्टिकल 13 साफ साफ ये कहता है बहुत सारे कानून ऐसे हैं जो पहले से चले आ रहे हैं और बहुत सारे कानून हैं जो आगे सरकार बना रही है। सभी तरह के कानून चलेंगे अगर आपको फंडामेंटल राइट्स को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो क्रिमिनल मैटर में, है ना, क्रिमिनल मैटर्स में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में आपके खिलाफ पुराने नियम कानून को थोपा नहीं जा सकता। इसके लिए तो सरकार को अनुच्छेद 20 रोकता है। लेकिन सरकार कोई भी कानून ऐसा जो है जो क्रिमिनल नहीं है, जो सिविल राइट्स है, जो सिविल रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको भी नहीं लागू कर सकता। ये नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है, अगर आप लैंग्वेज पढ़ेंगे तभी ये क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। सिविल अदालत, सिविल कोर्ट किसी भी व्यक्ति को किसी भी अदालत की कार्यवाही में गवाह गवाह होने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। सिविल कोर्ट कैन नॉट कंपेल अ पर्सन टू बी अ विटनेस इन एनी कोर्ट प्रोसीडिंग्स। अब अगर आप इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें यह कहना है कि कोई भी कोर्ट जो है वो आपको कहीं भी गवाही देने से जो है, कहीं भी गवाही देने से जो है वो रोक नहीं सकती है, मजबूर नहीं कर सकती है, कहीं भी आपको गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप आर्टिकल नंबर 2 पढ़ोगे तो आपको नो सेल्फ सेल्फ इंक्रिमिनेशन, वहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, इंक्रिमिनेशन, यहां एक वर्ड लिखा हुआ है इस अनुच्छेद में, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसका मतलब होता है खुद के खिलाफ, खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आपको मजबूर नहीं किया जा सकता। खुद के खिलाफ गवाही के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए, गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये बात लिखी हुई है। आपको किसी और कोर्ट में जाके किसी और मामले में अगर गवाही देनी तो आप बिल्कुल दीजिए, उसके खिलाफ
उसके खिलाफ आपको गवाही देने के लिए बिल्कुल बुलाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें ये कह रहा है कि सिविल कोर्ट, और वो भी बात है क्रिमिनल कोर्ट की नहीं, सिविल कोर्ट के अंदर चल रहा है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी अदालत की कार्यवाही में गवाह देने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। ये भी ऑप्शन गलत है, ध्यान रखिएगा। केवल ये अनुच्छेद हमको खुद के खिलाफ गवाही देने से रोकता है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात की जा रही, खुद के खिलाफ गवाही देने से रोकता है। तो इसीलिए यहां पर ऑप्शन ना तो एक सही होगा ना तो दो सही होगा, इसीलिए ऑप्शन ना तो एक सही होगा ना तो दो सही होगा। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता तभी आंसर सही होगा। फिर से एक बार पढ़ते हैं, सुन लीजिए अनुच्छेद 20 में क्या है। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है, तीन तरह के पॉइंट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आपको देखने को मिलता है, सजा अपराध के समय के कानून के हिसाब से दी जाएगी, ठीक है। सजा जब आप कोई भी क्राइम कमिट करेंगे, जब कोई कभी भी आप कोई अपराध करते हैं, तो उस समय जो अपराध होगा, उस समय जो अपराध होगा उसका जो पनिशमेंट उस टाइम के हिसाब से होगा, जब आपने अपराध किया उस समय के हिसाब से सजा सुनाई जाएगी। दूसरा ऑप्शन इसमें दिया जाता है, नो डबल जियो पार्टी। नो डबल जियो पार्टी का मतलब क्या होगा, एक अपराध की एक सजा। एक ही अपराध के लिए मेरे को दो बार सजा नहीं दी जा सकती। अगर मैंने कोई क्राइम किया है तो आप उसके लिए मेरे को एक बार पनिश करो, एक बार मेरे को सजा दे दो, लेकिन उसी सेम क्राइम के लिए आप मेरे को दो दो बार, तीन तीन बार पनिश नहीं कर सकते। एक बार से ज्यादा, एक अपराध की केवल एक बार सजा दी जाएगी। दूसरा बात ये कही गई है। और तीसरा पॉइंट है इसमें क्या है, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया सकता। कहने का मतलब, अगर मैंने कोई अपराध किया है तो पुलिस वाले मेरे को पकड़ के ले जाएं और मेरे को मारे पीटे कि तू कबूल कर ले, तो ये मान कि तूने ही ये अपराध किया है। इसीलिए पुलिस कस्टडी में जो बयान जो लिए जाते हैं वो न्यायालय के अंदर मान्य नहीं होते हैं, है ना। पुलिस आपसे जबरदस्ती अगर मारे पीटे जेल के अंदर और पुलिस आपसे कहे तू ये कबूल कर ले कि तूने ही अपराध किया, हाँ कह दिया हाँ मैंने ही किया, कोर्ट में जाओ बदल जाओ, कोर्ट में जाओ कह दो मैंने किया ही नहीं, बात खत्म। क्योंकि पुलिस के द्वारा जो लिया गया स्टेटमेंट है कोर्ट के अंदर, अगर वो जो है आपके वकील के प्रेजेंस में नहीं है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। इसीलिए यहां पर ये ऑप्शन नंबर एक और ऑप्शन नंबर दो दोनों गलत है। ये बात देखिए समझ में आई है कि नहीं सभी को? अगर इसमें कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछिए। हाँ, पोस्ट फैक्टो लॉ और एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ बिल्कुल भी नहीं अलाउ है। देखिए ये बात बिल्कुल सभी को जो है समझ में आया कि नहीं? हाँ, प्रोटेक्शन फ्रॉम अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन, है ना। ये एक्चुअल में प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, दोष सिद्ध में संरक्षण। ये जो पूरा अनुच्छेद 20 है इसको हम कहते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, दोष सिद्ध में संरक्षण। उसके अंदर तीन क्लॉज डाले गए हैं, तीन पॉइंट समझ में डाले गए हैं। हाँ, पोस्ट मतलब बाद में, कोई पुराना कानून या कोई आगे के कानून के हिसाब से सजा नहीं दी जाएगी। जैसे आज मैंने अपराध किया, सजा है 5 साल की, 4 साल बाद नरेंद्र मोदी ने, मान लेते 2 साल बाद नरेंद्र मोदी ने उस सजा को बढ़ा के 20 साल कर दिया, तो ऐसा नहीं मेरे को 20 साल की सजा मिलेगी। मैंने आज अपराध किया तो भाई मेरे को सजा बस 5 साल की मिलेगी। गुड वन पनवर। अगर जो है आपका वकील, देखिए पहली चीज तो कभी भी अगर आपका पुलिस से पाला पड़े, कभी भी आपका पुलिस से किसी मैटर में अगर पाला पड़ता है, मिलते हो, तो आपको मैंने बता रखा है, आपके लिए अनुच्छेद नंबर 22 पर रखा है कि पुलिस आपको पकड़ेगी, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करके 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट या कोर्ट के सामने पेश करेगी। और जब कभी भी पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो आपको जो है आपसे आपको कारण बताएगी कि आपको किससे अरेस्ट किया जा रहा है। पुलिस आपको कभी भी पकड़ ले तो सीधी सी बात है, अपना मुंह कभी मत खोलिएगा पुलिस के सामने। मुंह मत खोलिएगा, इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आप पुलिस अगर जो है बहुत सारे आपसे सवाल जवाब कर रही है तो आप कह दिए सर अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मेरा लॉयर आपसे बात करेगा। आपको वकील रखने की छूट है, क्योंकि जो वकील होगा वो कानूनी भाषा में बात करेगा, वो पता है कि किस बात पर पुलिस वाले आपको पकड़ सकते हैं या मतलब कौन सा पॉइंट वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए हमेशा लॉयर की मदद ली जाती, कानूनी सलाह ली जाती। तो वकील है, वकील क्या है, अब उसको कानूनी जानकारी है, उसको लीगल जो है प्रैक्टिसेस या लीगल जो प्रोसीडिंग्स है उसके बारे में उसको पता है कि कहाँ आपको वो फंसा सकता है या कहाँ आप फंस सकते हो, तो वो उस लैंग्वेज में फिर बात करता है। तो आप जब जब कभी भी आप मूवीज वगैरह में भी अगर अगर आपने अक्सर देखा हो, तो जब वकील पहुंचता है तो तुरंत जाके अपने जो है एक्यूज से कहता है कि भाई तू मुंह मत खोलना, तू चुपचाप बस खड़े रहना, और अगर आप अपना मुंह खोल दिए तो आपका केस बिगड़ जाएगा। इसीलिए सीधी सी बात है, अगर कभी भी कुछ ऐसा मैटर हो तुरंत वकील पकड़ लीजिए, वकील पकड़ लेंगे,
जिंदगी आसान हो जाएगी, काम आसान हो जाएगा, नहीं तो लंबा झेलना पड़ जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये सिंपल सी फ्री की एडवाइस है जो सभी के सभी लोग जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए, एक और अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करिए। और वैसे भी आप सब लोग तो पुलिस में जाने ही वाले हो ना, आप सभी को दाव दाव पेच तो पता ही होंगे। अब वकील मतलब थोड़ा मजबूत वकील लाना है, मजबूर वकील नहीं लाना है। मजबूत है ना, मजबूत वकील लाना है, मजबूर नहीं। वकील ही मजबूर उठा लाए। ठीक है, तो वकील हमको जो चाहिए, जो लॉयर हमें चाहिए, वो क्या चाहिए, मजबूत चाहिए, ना कि मजबूर चाहिए। चलिए देखिए, इतनी बात सभी को समझ में आ गई हो, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर जी, कौन से आर्टिकल में नू लिखा है कि अगर कोई लड़का लड़की किते जावे, जावे है तो जा ना सके? ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है, ऐसा दीपक कोई आर्टिकल नहीं फिलहाल। ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है भाई। ठीक है, ऐसा संविधान में फिलहाल कोई अनुच्छेद नहीं। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, रिट से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये, भारत में सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट हो गया, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट हो गया, जारी किए गए रिट के संदर्भ में, जारी किए गए रिट के इशू में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एंड व्हाट वी वांट करेक्ट आंसर इन दिस वन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, आंसर देखते हैं। क्वेश्चन बड़ा है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर देने की कोशिश करते हैं। पहला है, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट लोक अधिकारियों के खिलाफ ही जारी की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण की अगर बात करें, हैबियस कॉर्पस कैन बी इशूड अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स ओनली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैबियस कॉर्पस नाम की रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम की रिट किसी भी व्यक्ति के लिए जारी की जा सकती है, चाहे वो सरकारी हो या ना हो। ऐसा नहीं है कि सरकारी वाला व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो उसी के लिए हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम की रिट जारी होगी और उसको कहा जाएगा कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट वगैरह के सामने पेश करें, ऐसा नहीं है। तो ये रिट सभी के लिए होती है, ये केवल सरकारी वालों के लिए नहीं है। ऐसा नहीं केवल पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए, पब्लिक ऑफिशियल्स मतलब केवल और केवल लोक अधिकारियों के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, किसी के लिए भी इसको जारी किया जा सकता है कोर्ट के द्वारा। तो पहला तो ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आपको यहाँ पर कंसेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी। अगला, एक गैर सरकारी व्यक्ति जो प्राइवेट बंदा है या निजी संस्थान जो प्राइवेट प्लेयर है के खिलाफ परमादेश, मेंडमस नाम की रिट जारी नहीं की जा सकती है ना। ये पॉइंट कहा जा रहा है कि यहां पर मेंडमस परमादेश नाम की रिट जो है नहीं जारी की जा सकती, जो गैर सरकारी व्यक्ति है या फिर निजी संस्था जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है के खिलाफ मेंडमस परमादेश रिट जारी नहीं की जा सकती है। देखिए, अगर जो है सुप्रीम कोर्ट चाहे, अगर जो है सुप्रीम कोर्ट चाहे यहाँ पर तो रिट वगैरह के मामले में वहां पर पॉइंट को इशू कर सकता है। ठीक है, लेकिन जनरली इसको सरकारी लोगों के खिलाफ ही जारी किया जाता है, गैर सरकारी व्यक्तियों के खिलाफ, निजी संस्थानों के खिलाफ मेंडमस नहीं जारी होता है। तो इन्होंने कहा है कि एक गैर सरकारी व्यक्ति, निजी संस्थान के खिलाफ परमादेश नहीं जारी की जा सकती है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए, जो मेंडमस है ये सरकारी व्यक्तियों के खिलाफ, जो सरकारी नौकरी में है उनके खिलाफ परमादेश जारी होता है कि अगर कोई सरकारी पद पर कार्यरत बंदा, अगर कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब में है, गवर्नमेंट पोस्ट पर अगर वो अपनी ड्यूटी सही से नहीं पूरी कर रहा है तो उसके खिलाफ मेंडमस नाम का रिट जारी होगा, है ना। ये प्राइवेट बंदों या फिर किसी जो है गैर सरकारी व्यक्ति, जैसे मैं हूं, मैं अगर आपको सही से समय से नहीं पढ़ा रहा हूं तो मेरे खिलाफ आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से रिट नहीं निकलवा सकते कि सर तो समय से पढ़ाने नहीं आते, सर क्या करें, सर के खिलाफ रिट जारी कर दो। नहीं, मैं कोई सरकारी बंदा नहीं हूं, तो मैं अगर सरकारी बंदा नहीं हूं तो मेरे खिलाफ रिट जारी करने का कोई फायदा नहीं होगा।
हाँ, अगर वही कोई सरकारी सर हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में कोई बंदा है या सरकारी कोई मैडम है, वो नहीं पढ़ा रही है टाइम से, उनके खिलाफ आप रिट जारी करवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ जारी नहीं किया जा सकता, नहीं वर्ड लिखा है, दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 2 आपको बिल्कुल करेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगला देखते हैं, निषेध रिट। निषेध मतलब प्रोविजन। प्रोविजन रिट जो है न्यायिक और अर्ध न्यायिक, न्यायिक मतलब जुडिशरी सिस्टम और क्वासी जुडिशरी सिस्टम अधिकारियों के खिलाफ ही जारी किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपने नाम सुना होगा प्रोविजन। प्रोविजन जो है क्या होता है, ऊपरी अदालत, ऊपरी अदालत निचली अदालत को उसके काम को रोकने के लिए इसको जारी कर सकती है। ऊपरी अदालत निचली अदालत को इसको जारी कर सकती है प्रतिषेध या प्रोविजन नाम के रिट। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला है उत्प्रेषण लेख। ये तो ऊपरी अदालत निचली अदालत के फैसले को रद्द करने के लिए जारी करती है। विधायी निकायों और गैर सरकारी व्यक्तियों के खिलाफ, गैर सरकारी व्यक्तियों के खिलाफ उपलब्ध है, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखिएगा, उत्प्रेषण सेरसरी नाम की जो रिट है, ये सेरसरी नाम की रिट है, ये केवल कोर्ट जारी करती है और वो भी ऊपरी अदालत निचली अदालत को जारी करती है। ये केवल और केवल किसके लिए है भाई, न्यायालय के लिए, केवल कोर्ट के लिए है। लेकिन यहां पर ये क्या कह रहे हैं, उत्प्रेषण लेख जो है रिट विधायी निकायों, विधायी निकायों मतलब लेजिस्लेटिव बॉडीज और गैर सरकारी व्यक्तियों, गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए तो है ही नहीं, है ना। और जो है ये पर्टिकुलर केवल और केवल किसके लिए, कोर्ट के लिए है। अगर कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई फैसला सुना दे, एक्सेस ऑफ जुरिडिक्शन हो या जो डिसीजन है वो लॉफुल तरीके से नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से नहीं है, तो उसको रद्द करने के लिए, उसको कैंसिल करने के लिए सेरसरी आता है, ठीक है। फैसले सुनाने के बाद, फैसले सुनाने के बाद कौन सा आएगा, उत्प्रेषण नाम का रिट। अगर मान लेते हैं केस चल ही रहा है और केस पर रोक लगाने के लिए, तो ऊपरी अदालत निचली अदालत को, अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को प्रोविजन नाम का रिट जारी करेगी। प्रोविजन मतलब प्रतिषेध, रोक लगाने के लिए वो रिट जारी करेगी। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वन। ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको पांचों रिटों के बारे में अच्छे से पता हो, ठीक है, पांचों रिटों के बारे में अच्छे से पता हो। फिर से ध्यान से सुनिएगा, पहला रिट क्या होता है, मैं आपको रिट एक बार शॉर्ट में बता देता, ध्यान से सुन लीजिए। और मैंने वैसे रिवीजन क्लास में भी बताया था, अगर नहीं पढ़ा हो आपने तो रिवीजन क्लास जरूर देख लीजिएगा, आपके काफी कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। 5 तरह के रिट जारी होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। पहला रिट है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस को कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है, जब किसी बंदे की गलत तरीके से गिरफ्तारी होती, अनलॉफुल तरीके से डिटेंशन होता है, 24 घंटे के अंदर, जैसा कि अनुच्छेद 22 कहता है कि 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करना रहता, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना रहेगा, है ना। और अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो आपको छुड़वाने के लिए जो है हैबियस कॉर्पस नाम की रिट, बंदी प्रत्यक्षीकरण नाम की रिट जारी की जा सकती है ना। तो ये रिट जारी होगा आपको गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए। दूसरा रिट है क्या, दूसरा रिट है आपका मेंडमस, परमादेश। जब कोई सरकारी पद पर, जब कोई पब्लिक ऑफिसर, जब कोई गवर्नमेंट ऑफिसर अपना काम सही ढंग से ना कर रहा हो, तो उसके खिलाफ मेंडमस नाम की रिट जारी होती है, इसको परमादेश कहते हैं। राष्ट्रपति गवर्नर के खिलाफ नहीं जारी हो सकती, ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा आपको देखने को मिलता है जिसको क्यू वारंटो कहते हैं, मतलब अधिकार परीक्षा। जब कोई सरकारी बंदा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा हो, ये भी पब्लिक सर्वेंट के लिए है। जब कोई सरकारी बंदा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा हो, ठीक है, या फिर किसी बंदे ने गलत तरीके से सरकारी पद को ग्रहण कर रखा हो, गवर्नमेंट जॉब को होल्ड कर रखा हो, तो उसके पोस्ट की लीगैलिटी को चेक करने के लिए और अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करें तो आपको रोकने के लिए ये यहाँ पर तीसरा रिट जारी होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा। और तीसरा रिट, चौथा रिट जो होता है आपका प्रोविजन। जब कोई लोअर कोर्ट अपने एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रही हो, तो उस पर रोक लगाने के लिए, जिससे सिंपली आप हाई कोर्ट वगैरह से स्टे ऑर्डर ले आते हैं, तो स्टे ऑर्डर लाने के लिए ये काम किया जाएगा। और लास्ट क्या है आपका शेरशरी। शेरशरी को हम लोग कहते हैं उत्प्रेषण। उत्प्रेषण रिट किस लिए जारी होती है, उत्प्रेषण रिट इसलिए जारी होती है जब कोई निचली अदालत फैसला सुना देती है और अधिकार क्षेत्र से बाहर फैसला सुना देती है, तो कैंसल दैट पर्टिकुलर वर्डिक्ट, उस डिसीजन को कैंसिल करने के लिए, उसको रद्द या उसको खारिज करने के लिए विल इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर रिट, तो उसके लिए शेरशरी रिट आती है। तो रिट जरूर याद रखिएगा, रिट से जुड़े हुए पेपर में क्वेश्चन आते हैं अक्सर, और उसको गलत मत करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन आपके लिए आसान सा है और मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग इसका सही जवाब बताएंगे। देखिए, अगर आप अच्छे क्वेश्चंस का आंसर गलत बता रहे हैं, नॉट एन इशू, कंसेप्ट समझिए और आपके साथ कंसेप्ट भी आपको बिल्कुल क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, देखिए इतनी बातें सभी को समझ में आ गई और ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं।
हाँ, फैसला सुना दिया, फैसला सुना दिया तो शेर शरीफ, फैसला सुना दिया तो शेर शरीफ, और केस के ड्यूरेशन में आपका प्रोविजन। और ये दोनों के दोनों केवल अदालतों और जो है कोर्ट्स या फिर कोर्ट से रिलेटेड बंदों के लिए ही जारी होता है। मजिस्ट्रेट कौन है? मजिस्ट्रेट कोई नहीं है, जो कोर्ट में वो बंदा जो आपके क्रिमिनल मैटर्स या लीगल मैटर्स को देख रहा है, उसको हम मजिस्ट्रेट कह देते हैं, है ना? वो जज ही है। मजिस्ट्रेट मतलब कुछ नहीं, मजिस्ट्रेट मतलब जज। जो क्रिमिनल में जो केसेस वगैरह जो जजेस देखते हैं, उनको मजिस्ट्रेट कई बार कह देते हैं, ठीक है? दैट इज कॉल्ड एज अ मजिस्ट्रेट, ठीक है? उसी को मजिस्ट्रेट कह देते हैं आम भाषा में। ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए, ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन यहां पर यह पूछा गया है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में अगर किसी बिल को लेकर गतिरोध हो जाए तो किस विधेयक पर हो सकता है? लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध किस विधेयक पर हो सकता है? सही जो है विकल्प चुनिए। ऑन विच बिल कैन देयर विल बी अ डेडलॉक कंडीशन बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा? डेडलॉक कंडीशन जो है राज्यसभा और लोकसभा के मामले में जो है, लोकसभा और राज्यसभा के मामले में किस बिल में हो सकती है? तो लोकसभा और राज्यसभा बीच में गतिरोध किस विधेयक पर हो सकता है? सही विकल्प का चुनाव करिए। तो किस पर डेडलॉक की कंडीशन हो सकती है? तो नॉर्मल बिल है, नॉर्मल बिल के ऊपर बिल्कुल गतिरोध हो सकता है कि लोकसभा पास कर दे, राज्यसभा ना पास करे, राज्यसभा पास कर दे, लोकसभा पास कर दे। फाइनेंस बिल के मैटर में अनुच्छेद 117 के अंदर आपका फाइनेंस बिल आता है, तो फाइनेंस बिल के भी मैटर में ऐसा हो सकता है। लेकिन धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता है फ्रेंड्स, मनी बिल जो है, इसमें पूरी की पूरी पावर लोकसभा के पास होती है, और अगर लोकसभा ने बिल पास कर दिया है तो राज्यसभा को पास करना ही पड़ेगा, और अगर आप 14 दिन के अंदर नहीं पास करते हो तो बिल अपने आप पास माना जाएगा। तो अनुच्छेद 110 के अंदर जो मनी बिल के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद 110 के अंदर धन विधेयक जो है, मनी बिल एक ऐसा बिल है जिसका प्रोसेस लाने का अनुच्छेद 109 के अंदर बताया गया है कि अगर धन विधेयक इंट्रोड्यूस किया था, सबसे पहले लोकसभा में आएगा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा, और इसको राज्यसभा अगर 14 दिनों के अंदर नहीं पास करती तो इसको अपने आप पास माना जाएगा। और अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बिल धन विधेयक है कि नहीं, तो लोकसभा का स्पीकर इस चीज को फाइनली डिसाइड करेगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर फर्स्ट, और ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट एंड थर्ड है ना, हमको सही चाहिए, हमको सही चाहिए, तो 1 एंड 3, 1 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका आंसर तो काफी लोगों ने सही बताया, बिल्कुल 1 एंड 3, 1 एंड 3 विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, इसका आंसर तो आप सभी लोगों ने सही बताया। चलिए अगला बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए। व्हाट इज मनी बिल? धन विधेयक को देखने के लिए मनी बिल वो क्या होता है? जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ऐसी चीजें जो संचित भारत सरकार के संचित निधि पर भारित चीजें होती हैं, उनको मनी बिल के अंदर काउंट करते हैं, उनको हम धन विधेयक के अंदर रखते हैं। जैसे सरकार को टैक्स वगैरह बढ़ाना है, टैक्स वगैरह घटाना, उससे जुड़े हुए प्रोविजंस हैं, या फिर सैलरी वगैरह से रिलेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये सारे प्रोविजंस उसके अंदर आते हैं, मनी बिल या धन विधेयक के अंदर। अगर आप लोगों ने रिवीजन क्लास नहीं देखी हो तो तकरीबन 2.5 से 3 घंटे की रिवीजन क्लास देख लीजिएगा, और मैंने उसकी पीडीएफ भी डाल दी है, रिवाइज कर लीजिएगा, आपको बहुत सारी चीजें वहां देखने को मिल जाएंगी। अप्रोप्रिएट बिल तो आपको अनुच्छेद नंबर 113 या 14 के अंदर देखने को मिलता है। नहीं, अप्रोप्रिएट बिल अलग है, विनियोग विधेयक बिल अलग है। विनियोग विधेयक जो बिल आपको देखने को मिलता है, आई थिंक अनुच्छेद नंबर 114 के अंदर, तो विनियोग विधेयक बिल अलग है। वो विनियोग विधेयक बिल तो एक तरह से बजट होता है, उस पर तो डिस्कशन होता है, उस पर मना किया जा सकता है, उसको डिस्कस किया जा सकता है। फाइनेंस बिल 1 साल के लिए जो इस चीजों के लिए आता है। चलिए, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा भारत की उद्देशिका में संविष्ट नहीं है ना? इनमें से कौन सा पॉइंट है जो प्रियम्बल में एडेड नहीं है, प्रियम्बल के अंदर नहीं है? विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जेक्टिव इज नॉट एडेड, नॉट एम्बेडेड, नॉट एम्बॉइडेड, ठीक है, नॉट एम्बॉइडेड इन इंडियन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, या फिर प्रियम्बल के अंदर शामिल नहीं है। विचार की स्वतंत्रता बिल्कुल है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल है, विश्वास की स्वतंत्रता बिल्कुल, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं भाई। आर्थिक स्वतंत्रता कहाँ है? आर्थिक स्वतंत्रता है क्या? इकोनॉमिकल फ्रीडम है क्या? आर्थिक स्वतंत्रता की बात की गई कि सबको बराबर तरीके से पैसा मिलेगा, सबको आर्थिक स्वतंत्रता है, जितना पैसा हो सब में बराबर बटेगा, बिल्कुल इक्वालिटी हो जाएगी, और बिल्कुल सभी लोग आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहेंगे। तो भाई ऐसा तो कहीं कोई डिस्कशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी साफ साफ यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। देखता हूँ ये ऑप्शन कितने लोगों ने सही बताया है। अच्छा, जो लोग गलत बताते हैं वो फटाफट डिलीट कर देते हैं।
ना। चलिए कुछ लोग, आप काफी लोग ऑप्शन में, भाई विश्वास, फ्रीडम ऑफ बिलीफ सब कुछ है। ठीक है, आप कुछ भी करिए, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है यार। आर्थिक स्वतंत्रता कहाँ से आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। नहीं वाले क्वेश्चन बहुत इत्मीनान से करिएगा, नहीं वाले क्वेश्चन आपके जरूर गलत हो जाएंगे अगर आपने सही से नहीं पढ़ा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है मौलिक अधिकारों के बारे में। चलिए फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। इन स्टेटमेंट्स पर डिस्कशन करिए एंड व्हाट वी वांट करेक्ट आंसर इन दिस वन। इसमें हमें सही कथन चाहिए, है ना, इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाँ, हालांकि संसद संविधान के किसी अन्य हिस्से में संशोधन कर सकती है, संविधान का भाग 3 संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। ये कह रहे संविधान का भाग 3 संसद के द्वारा संशोधित बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। संसद का भाग 3 संसद के द्वारा बिल्कुल संशोधित नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं है। सरकार आर्टिकल नंबर 21A जोड़ चुकी है, ठीक है, 19 के अंदर कई सारे क्लॉज जोड़ चुकी है। ठीक है, तो समय समय पर हम बदलाव करते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि संविधान का आर्टिकल नंबर 36, याद करिए, संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट के अंदर आर्टिकल नंबर 36 ये कहता है कि संसद को ये अधिकार है कि फंडामेंटल राइट से जुड़े हुए पॉइंट्स को अगर मजबूत बनाने के लिए, अगर उनको और स्ट्रांग और एम्पावर करने के लिए अगर सरकार कोई नियम कानून बनाना चाहती है तो बिल्कुल बना सकती है। और इस चीज का अधिकार आर्टिकल नंबर 36 जो है वो संसद को, पार्लियामेंट को इससे मिलता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि संसद के द्वारा इसमें संशोधित नहीं किया जा सकता, कुछ जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, बिल्कुल किया सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो यहां पर क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। पहला ऑप्शन क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। दूसरा, सभी मौलिक अधिकार केवल राज्य के कार्यों के खिलाफ लागू होते हैं, है ना, ना कि निजी व्यक्तियों के, ना कि निजी व्यक्तियों के। ऐसा नहीं है, निजी व्यक्तियों के भी खिलाफ लागू होते हैं। आप निजी तौर पर, इंडिविजुअल तौर पर किसी व्यक्ति से भेदभाव करिए, आपकी हालत खराब कर दी जाएगी। ऐसा थोड़ी केवल सरकार को ही यहां पर रोकने से, सरकार को ही यहां पर रोका जाता है, निजी व्यक्तियों को नहीं रोका जाता। निजी व्यक्तियों को भी रोकने की बात कही जाती है। आप किसी से जाति, धर्म, वंश आधार पर, छुआछूत के आधार पर आप भेदभाव करिए, है ना, आप टाइटल्स वगैरह का जो है इस तरह का काम करिए, तो आपको बिल्कुल वहां पर रोकने के लिए काम किया जाएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि सभी मूल अधिकार केवल राज्यों के कार्यों के खिलाफ ही लागू होते हैं, निजी व्यक्तियों के लिए नहीं, निजी व्यक्तियों के लिए भी लागू होते हैं। ठीक है, अगला, सभी मूल अधिकार प्रकृति में नकारात्मक है, यानी यानी कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे नेगेटिव ही नेचर में है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अगर आप देखिए, आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना, आप फ्रीली तरीके से कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो पॉजिटिव नेचर है। आपको शैक्षणिक संस्थान सेटअप करने की बात की जा रही है, तो पॉजिटिव है, उसमें सरकार को रोकने के लिए नकारात्मक तो बात हो ही नहीं रही है। ठीक है, तो यहां पर पॉइंट ध्यान रखिएगा, सभी के सभी नकारात्मक ऐसा नहीं, कुछ नेगेटिव है, कुछ नेगेटिव इन द सेंस है और काफी पॉजिटिव इन द सेंस है। ठीक है, तो यहां पर ये ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो सभी के सभी नेगेटिव नहीं है नेचर में, पॉजिटिव भी है बहुत सारे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 सारे के सारे गलत हैं। यहां पर आंसर क्या होगा, कोई नहीं। ठीक है, कोई नहीं, तो यहां पर आंसर क्या होगा, कोई नहीं। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी ऐसा नहीं, सभी के सभी नकारात्मक है, नेगेटिव है। आई थिंक ये क्वेश्चन दो दो बार आ गया क्या, हाँ शायद। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, आप मेरे को बताइए। निम्नलिखित में से कुछ कौन सा उच्च न्यायालय और अधिकार दोनों के क्षेत्रों में आता है। तो चलिए, ये तो क्वेश्चन शायद अभी हमने पढ़ा था, रिपीट हुआ है ना। कौन सा ऐसा है जो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो मूल अधिकारों के संरक्षण के बारे में बात करें तो मैंने शायद ये क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी आया था आपको, ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया है। ठीक है, ये दोनों के अधिकारों के क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो ये तो हमने किया हुआ ऑलरेडी, रिपीट हुआ ये। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा।
ओके, दिस वन इज इंटरेस्टिंग वन। अगला क्वेश्चन बताइए। चलिए बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर देने की कोशिश करिए, क्या होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है संवैधानिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात की जा रही है, संवैधानिक सरकार की बात की जा रही है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। सीधी सी बात दिमाग में लाई, संवैधानिक सरकार का मतलब क्या है? एक ऐसी सरकार जो संविधान से बंधी हो, जो संविधान में जो लिखे हुए पॉइंट्स हैं, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिखे गए पॉइंट्स हैं, प्रोविजंस हैं, उसके हिसाब से काम करे। दैट इज अ सिंपली अ कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। संवैधानिक सरकार है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। चलिए देखते हैं। जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिलंब लगा सकती है, दैट मींस व्हिच कैन इंपोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इन द इंटरेस्ट ऑफ द पावर। बिल्कुल, सरकार देश हित में, राज्य का मतलब यहां हो रहा है सरकार देश हित में निजी व्यक्तिगत लोगों की स्वतंत्रता पर रोक लगा सकती है। अभी आपने देखा था, कितने शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि भारत के अंदर रहकर बहुत सारे लोग ऐसे थे, जब अभी पाकिस्तान मैच जीता था तो उस पे सेलिब्रेशन कर रहे थे। इससे ज्यादा शर्म की कोई और बात नहीं हो सकती। ये उन लोगों के लिए स्टेटमेंट है जो लोग जो है पाकिस्तान के जीतने पर खुशियां मना रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे, और उसी दिन इंडिया मैच हारा था। कहने को तो जो बहुत सारे लिबरल्स लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि एक मैच ही तो था, खुशी मना ली तो क्या दिक्कत है, उसमें उनकी आजादी है। नहीं, ये आजादी की बात नहीं है, ये भारत की इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी की बात है, एकता और अखंडता की बात है। और उसके लिए जो है अनलॉफुल प्रिवेंशन डिटेक्शन एक्ट भी उनके खिलाफ लगाया जा रहा है, जो लोगों ने ऐसे काम किए हैं। और ये बहुत ही बेकार हरकत है ना। तो ये चीज बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपकी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक देश की सोवरेनिटी इंटीग्रिटी की बात नहीं आती। अगर आप देश को तोड़ने की बात करते हैं, देश की एकता अखंडता पर बात उठाते हैं, है ना, आप जो है इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं, तो दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। ठीक है, तो सीधी सी बात है, देश के हित में निजी व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर सरकार रोक लगा सकती है। संविधान के अंदर इसके लिए प्रोविजंस भी है, इमरजेंसी वगैरह के प्रोविजंस है, और सरकार के पास इसके कई सारे अधिकार हैं। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगा सकती है। बिल्कुल, आपके फंडामेंटल राइट्स को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है, आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके मौलिक अधिकारों को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल काम करेगी। आपको वो भी अधिकार देती है कि सरकार को रोक दिया जाएगा। आपके साथ कुछ गलत होता है तो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए, आपकी फंडामेंटल राइट्स के लिए, आपके फेवर के लिए बिल्कुल रोक सकती है सरकार। उसमें सरकार जो है सरकार पर प्रभावी ढंग से प्रतिबंध लगा सकता है, सरकार पर रोक लगा सकता है। दोनों बात बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट है। सो बोथ ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 आर करेक्ट। चलिए, तो ये बात बिल्कुल सही है आप सभी के लिए, ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपके साथ और डिस्कस कर लेता हूँ। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन, मेरे को आंसर बता दीजिए इसका। आपको विरोध करना है, गवर्नमेंट का विरोध करना है, प्रधानमंत्री को गाली देनी, राष्ट्रपति को गाली देनी, किसी सरकार को कोई गाली देनी, दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका फ्रीडम, आप अपोज करिए, विरोध करिए। किसी से आप कोई वैचारिक मतभेद रखते हैं, आपका कोई तो वैचारिक मतभेद है, या फिर आप किसी से पर्टिकुलर एग्री नहीं है किसी पॉइंट पर, सरकार का विरोध करना है, आलोचना करनी, महंगाई का आंदोलन करना है ना, जैसे कृषि का आंदोलन करना है, बेरोजगारी का आंदोलन करना, करिए, उसको कोई नहीं रोक रहा आपको। लेकिन आप ये थोड़ी है कि मतलब पाकिस्तान मैच जीत रहा है, वो भी इंडिया के साथ, भाई किसी और के साथ मैच हो, आप चीयर कर रहे हो तो चलो एक बार को वो भी कंसिडरेशन होगा। मतलब इंडिया के साथ मैच हो रहा है और इंडिया उसमें हार रही है और आप उसमें चीयर कर रहे हैं। ठीक है, और हद तो तब हो जाती है भाई, आप अपने बंद कमरे के अंदर चीयर कर रहे हो तब भी समझ में आता है, खुलेआम आप सड़कों पर पटाखे फोड़ रहे हैं, और वही पटाखे जो है दिवाली के समय बैन होते हैं, और पाकिस्तान जब मैच जीती है तो आराम से धड़ल्ले से जो है फोड़े जा रहे हैं। और राज्य वालों को जिनके यहाँ ऐसा हो रहा है उनको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके, दैट्स फाइन, वी आर वेरी लिबरल। ठीक है।
चलिए, तो ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। चलिए, अनुच्छेद 36 की बात करें तो अगर आपको याद हो, संविधान का अनुच्छेद 12 अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। और अगर आपने सेशन को ध्यान से पढ़ा हो, मैंने राज्य की परिभाषा आपको बताई थी, राज्य का मतलब क्या होगा। अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 36 के अंदर जो राज्य की परिभाषा वो अलग है। उसमें क्या है, कोई भी एक ऐसा सरकारी संस्थान जो अपने नियम कानून बना सके, सैलरी बांट सके, तनख्वाह दे सके, नियम कानून बना सके, इस तरह के सभी काम कर सके, इन सबको हम लोग जो है स्टेट के अंदर काउंट करते हैं। तो संघ एवं राज्य कार्यकारी अंग ये भी स्टेट है, संघ और राज्य विधायी अंग ये भी स्टेट है, स्थानीय स्व सरकार ये भी स्टेट है, एलआईसी भी स्टेट है, ओएनजीसी भी स्टेट है, एनटीपीसी भी स्टेट है, डीएमआरसी भी स्टेट है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी स्टेट है, सभी के सभी स्टेट है। तो जितने भी गवर्नमेंट ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो पर्टिकुलर नियम कानून बना सकते हैं, तनख्वाह बांट सकते हैं, है ना, गवर्नमेंट से कंट्रोल्ड हैं, वो सभी के सभी स्टेट के अंदर काउंट होते हैं। ये अनुच्छेद 36 और अनुच्छेद 12 के अंदर दोनों की सेम डेफिनेशन जो है दी हुई है राज्य के लिए। तो अनुच्छेद नंबर 1, 2, 3, 4 ये चारों के चारों ऑप्शंस यहाँ पर बिल्कुल आपको एग्जैक्टली करेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये चारों के चारों ऑप्शन आपको करेक्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन के लिए इतना ही करते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन में आपको चीजें बिल्कुल समझ में आई होंगी। ठीक है, और टेलीग्राम के लिए जैसा मैंने आपको बताया, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम लिंक पर कनेक्ट हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल पीडीएफ वगैरह जो है मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन पर, देन कंटिन्यू करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, और बिल्कुल जो है मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। थैंक यू।